नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल काला साया पर। मेरा नाम है श्रेयांश और आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक क्रिकेटर बॉय की ऐसी ही घटना जिसे सुनने के बाद आपको सच में डर का एहसास हो जाएगा। इसलिए कहानी को आखिर तक ज़रूर सुने। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप इस कहानी में इतना खो जाएंगे कि फिर आप सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे। इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई की उमस भरी शाम थी। घड़ी में 8:30 बज रहे थे और वेस्ट कोस्ट क्रिकेट अकादमी की लाइटें अभी भी जल रही थीं। बाकी सब खिलाड़ी जा चुके थे, बस एक ही लड़का अब भी मैदान पर खड़ा था। उस लड़के का नाम रंजीत सावंत था। उसकी उम्र 17 साल की थी। तेज गेंदबाज, पसीने से भीगी टी शर्ट, मिट्टी से सने जूते और आंखों में वो जुनून जो बाकी खिलाड़ियों में कम ही दिखता था। तभी उसके कोच ने 2 बार आवाज लगाई, रंजीत, काफी है आज के लिए, बस कर। लेकिन रंजीत ने सुना ही नहीं। वो लगातार रनअप लेकर गेंद डाल रहा था, जैसे उसे किसी चीज से डर लग रहा हो या शायद किसी चीज को साबित करना हो। पूरे स्टेडियम में बॉल की आवाज ही गूंज रही थी। वही नेट्स के उस पार एक कोना हमेशा अंधेरे में रहता था। वो जगह अकादमी की पुरानी बिल्डिंग के पीछे थी, जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। कहते थे कि उस बिल्डिंग में कभी ग्राउंड्समैन रमेश पाटिल का एक्सीडेंट हुआ था। एक रात लाइट की वायर गिरने से उसकी वहीं मौत हो गई थी। उसके बाद से अकादमी के चौकीदार तक कहते थे कि रात में कोई वहां बॉलिंग करता है। कभी कभी बॉल नेट से बाहर आकर अंधेरे से टकरा जाती और कोई उसे वापस फेंक देता। लेकिन वही रंजीत को ये सब कहानियां बेकार लगती थीं। उसके लिए बस क्रिकेट था। लेकिन आज कुछ अलग था। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, वैसे वैसे नेट्स के उस अंधेरे वाले हिस्से से हवा का बहाव ठंडा और भारी होता जा रहा था। तभी रंजीत ने बॉल फेंकी। बॉल की आवाज आई, गेंद नेट से टकराई और दूसरी तरफ अंधेरे में चली गई। तभी रंजीत हंसा और उसने मन ही मन में बुदबुदाया, अब फिर से ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन जब वो बॉल लेने के लिए बढ़ा तो अंधेरे से गेंद खुद लुढ़कती हुई वापस आई। उसने रुककर उस तरफ देखा जहां से गेंद आई थी, पर वह कोई नहीं था। और तभी उसी तरफ से आवाज आई, एक और डाल। रंजीत थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसने सोचा शायद किसी सफाई कर्मी ने मजाक किया होगा। वो फिर बॉलिंग के लिए गया, रनअप लिया, पूरा जोर लगाया और बॉल डाली। लेकिन इस बार बॉल नेट तोड़ते हुए अंधेरे में जा गिरी। वो फिर गेंद लेने के लिए बढ़ा और तभी पीछे से किसी की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, एक और डाल। अब रंजीत ठिठक गया। उस आवाज में अजीब गूंज थी, जैसे किसी पुराने माइक से आ रही हो। वो पलटा, पर वहां उसके अलावा कोई नहीं। रंजीत ने जोर से कहा, कौन है? पर कोई आवाज नहीं, बस सन्नाटा। तभी लाइटें हल्की हल्की झिलमिलाने लगीं, बिल्कुल वैसी झिलमिलाहट जो तभी होती थी जब रमेश पाटिल की मौत के वक्त हुई थी। ऐसा पुराने स्टाफ कहते थे। अगली सुबह कोच ने सीसीटीवी देखा। सीसीटीवी में रंजीत रात को 9:15 तक नेट्स में था। फिर कैमरे में दिखा वो गेंद उठाने जाता है और फिर जैसे किसी से बात कर रहा हो, किसी को समझा रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। रंजीत खुद भी अगली सुबह ये फुटेज देख रहा था। वो थोड़ा हंसा, बोला, शायद थक गया था मैं। पर उसके चेहरे पर एक झिझक थी। उस रात से रंजीत को सपनों में बार बार एक ही चीज दिखने लगी, वो पुराना नेट, अंधेरा कोना और कोई जो लगातार बोल रहा है, एक और डाल, तेज डाल। अगली सुबह रंजीत का फाइनल मैच था। अंडर 19 मुंबई प्रीमियर लीग। पूरा मैदान भरा हुआ था। वही रंजीत ने 3 विकेट ले लिए थे। चौथा ओवर डालने के लिए वो रनअप पर खड़ा हुआ। स्टेडियम में शोर था, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बस वही आवाज गूंज रही थी, तेज डाल। तभी उसके कानों में कुछ गूंजा और अचानक उसने इतनी तेज गेंद फेंकी कि स्टंप के साथ साथ बल्लेबाज भी गिर पड़ा। लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन कोच का चेहरा सख्त था। गेंदबाजी के बाद रंजीत के हाथों में नीली नसें उभर आई थीं और उसकी आंखों में हल्की लाल चमक थी। मैच खत्म होने के बाद जब वो ड्रेसिंग रूम में गया तो उसने देखा उसके बैग में एक पुरानी गेंद रखी थी। वो वही गेंद थी
जो अकादमी की पुरानी बिल्डिंग से आई थी। अगले दिन चौकीदार बब्बन ने उसे बुलाया। वो उसकी तरफ गया। तब उस चौकीदार ने कहा, साहब, आप उस पुराने नेट के पास मत जाया करो, वहां का मामला ठीक नहीं। तब रंजीत ने पूछा, क्यों? तो बब्बन बोला, जिस रमेश पाटिल की बात सब करते हैं ना, वो मरने से पहले अपनी एक डायरी छोड़ गया था। उसमें लिखा था कि वो किसी बुरे आत्मा से परेशान है जो उसे तेज गेंद डालने के लिए कहती रहती है। वो कहता था, अगर मैंने गेंद रोक दी तो वो मुझे छोड़ देगी, लेकिन वो रुक नहीं पाया। उसकी बात सुनकर रंजीत हंसने की कोशिश करता रहा, पर उसके अंदर कुछ टूटने लगा था। रात को जब उसने अपने कमरे में वो गेंद देखी तो उस पर पुराने खून के निशान जैसे धब्बे दिखे। गेंद में से हल्की फुसफुसाहट आई, अब तेरी बारी है। अगली सुबह रंजीत अकादमी नहीं पहुंचा तो कोच ने फोन किया, पर कोई जवाब नहीं आया। कोच ने सभी जगह देखा, पर वो कहीं नहीं मिला तो कोच ने पुलिस कंप्लेंट कर दी। जब पुलिस उसके कमरे पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। टेबल पर रखी थी वो पुरानी बॉल, और उसके बगल में दीवार पर कुछ उकेरा हुआ था, जैसे किसी ने खुरच कर लिखा था, मैंने आखिरी ओवर डाल दिया। कमरे में सीसीटीवी कैमरा था। आखिरी फुटेज में रंजीत हवा में बॉल डाल रहा था और कोई अदृश्य चीज बॉल कैच कर रही थी, लेकिन रंजीत का कुछ पता नहीं चल रहा था। रंजीत के गुम होने को पूरे 7 दिन हो चुके थे। पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिला। कमरा सील कर दिया गया था, पर अकादमी में अब भी हर रात नेट्स से बॉल गिरने की आवाज आती थी। लोग कहते थे कि रंजीत वापस आया है, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहा। और वही कोच ने रंजीत के जाने के बाद अकादमी में एक नया लड़का बुला लिया था, जिसका नाम अयान कपूर था। अयान दिल्ली से ट्रांसफर होकर आया था, तेज गेंदबाज और एटीट्यूड वाला। कोच ने उसे रंजीत की जगह दी। पहले दिन ही उसने नोटिस किया कि बाकी खिलाड़ी एक कोने से बचते हैं, पुराने नेट्स वाला हिस्सा, वहीं जहां पिछले हफ्ते रंजीत आखिरी बार बॉलिंग करता देखा था। अयान हंसा। उसने कहा, भूत वूत कुछ नहीं होते कोच, बस मन का डर है। कोच शर्मा ने कहा, डर से ज्यादा जरूरी है रिस्पेक्ट, मैदान में भी और जमीन के नीचे जो है उससे भी। अयान ने मुस्कुराकर कहा, मैं बस विकेट लेना जानता हूं, आत्मा नहीं। उस दिन बारिश की हल्की फुहार थी। बाकी सारे खिलाड़ी निकल गए, बस अयान नेट्स में रह गया। घड़ी में 8:30 बजे थे, वही टाइम जब रंजीत आखिरी बार दिखा था। अयान ने रनअप लिया और पहली बॉल फेंकी। गेंद सीधा नेट में जा फंसी। दूसरी गेंद, वो भी नेट के पीछे जा गिरी। अयान जब बॉल लेने गया तो अंधेरे में उसे कुछ हिलता दिखा, जैसे कोई परछाई। उसने टॉर्च जलाई, पर वहां कुछ नहीं था। तभी फिर पीछे से आवाज आई, बहुत धीमी, तेज डाल। अयान ने पलटकर देखा, पूरा नेट खाली था। वो मुस्कुराया, ओह, रंजीत का भूत शायद मुझसे जलता है। उसने फिर रनअप लिया और गेंद फेंकी। गेंद नेट से टकराई और वापस उछलकर उसके पैरों में आ गिरी। उसने झुककर उठाई। गेंद पर हल्का खून का धब्बा था। अगली सुबह सिक्योरिटी गार्ड बब्बन ने सीसीटीवी देखा। वीडियो में अयान रात को अकेला था, लेकिन फुटेज के फ्रेम्स कुछ जगहों पर गायब थे। जहां अयान गेंद फेंकता वहां कैमरा झिलमिलाता और बैकग्राउंड में एक परछाई दिखती, रंजीत की, और उस परछाई के हाथ में वही पुरानी बॉल थी। दूसरी रात भी अयान नेट्स पर गया। इस बार उसने अपने साथ मोबाइल कैमरा ऑन रखा ताकि भूत की बात साबित कर सके। वो हंसते हुए बोला, आ जा रंजीत, दिखा जरा अपना यॉर्कर। उसके इतना कहते ही हवा में ठंडक घुल गई। लाइटें टिमटिमाईं। अचानक नेट्स के पीछे से बॉल लुढ़क कर आई। अयान ने उठाई। ये वही बॉल। वो पहचान गया, हाँ, ये रंजीत की बॉल थी। फिर उसने अपने फोन की स्क्रीन देखी। वीडियो में उसके पीछे कोई खड़ा था। वो पलटा, पर वहां कुछ नहीं था। वो फिर गेंद फेंकने गया और जैसे ही उसने बॉल रिलीज की, उसके हाथ को किसी ने जोर से पकड़ा। अयान चिल्लाया, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ वही आवाज, आखिरी ओवर पूरा कर। रात के 9 बजे वही वक्त। कोच शर्मा को अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। वो कैमरा रूम में गए और लाइव सीसीटीवी देखा। वीडियो में अयान नेट्स में बॉलिंग कर रहा था और उसके पीछे किसी का साया चल रहा था। वो भागकर मैदान की ओर दौड़े,
लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे नेट्स खाली थे। बस एक बॉल घूम रही थी, धीरे धीरे अपने आप। कोच ने बॉल उठाई। वो गर्म थी, जैसे अभी अभी किसी ने पकड़ी हो। गेंद में उस पर उभरा हुआ था आरएस, रंजीत सावंत। कोच ने अगले दिन पुलिस को रंजीत का सील किया हुआ कमरा खुलवाया। कमरे में धूल जमा थी, पर दीवार पर नया निशान बना था। वो ओवर अभी बाकी है। टेबल पर एक और पुरानी बॉल रखी थी, लेकिन ये दूसरी थी, जैसे किसी ने पहली के बाद एक नई जोड़ी हो। और कमरे में पंखे से लटकता एक क्रिकेट जर्सी का टुकड़ा था, नंबर 13, रंजीत का जर्सी नंबर। बब्बन ने कोच को वो पुरानी डायरी दी जो पहले रमेश पाटिल की थी, पर अब उसके आखिरी पन्ने पर नई लिखावट थी, रंजीत की। डायरी में लिखा था, वो अब मेरे अंदर नहीं है, उसने मुझसे कहा है कि किसी नए को ढूंढो। अब अयान की बारी है। कोच के हाथ कांप गए। तीसरी रात अयान फिर आया। वो कहने लगा, मुझे डर नहीं लगता, ये सब कहानी है। उसने नेट में बॉलिंग शुरू की। पहला ओवर, दूसरा ओवर, तीसरा ओवर। हर बार बॉल फेंकते हुए वो कुछ बड़बड़ा रहा था, तेज डाल, तेज डाल। तभी रात के 9:16 पर जब उसने चौथा ओवर शुरू किया तो उसकी आवाज़ अचानक रुक गई। वो बस एक तक देखता रहा। अंधेरे में कोई उसकी ओर आ रहा था। सीसीटीवी में दिखा एक सफ़ेद शर्ट पहने लड़का जो दिखने में ठीक रंजीत जैसा था। वो लड़का अयान के पास आया और उसके कान में कुछ कहा। अयान हंसने लगा। फिर अचानक वो झुककर नेट में बॉल फेंकता रहा, लगातार, बिना रुके, जब तक उसकी गर्दन झुक नहीं गई। अगली सुबह जब लोग मैदान पहुंचे तो नेट के बीच में अयान का बैग पड़ा था, पर बॉल वहां नहीं थी, सिर्फ जमीन पर लिखा था। फिर से 9:16 पर सीसीटीवी फुटेज के आखिरी फ्रेम में दो लड़के बॉलिंग कर रहे थे, रंजीत और अयान। दोनों के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं, सिर्फ एक आवाज, अब तीसरा चाहिए। अयान के गायब होने के बाद वेस्ट कोस्ट क्रिकेट अकादमी कुछ दिनों के लिए बंद कर दी गई। पुलिस ने केस फाइल कर दी। 2 छात्रों की रहस्यमयी गुमशुदगी। लोगों ने अफवाहें उड़ाईं, लेकिन असली डर अकादमी की दीवारों में बस गया था। 3 महीने बाद नया कोच आया, राजदीप चौहान। पहले रणजी खिलाड़ी रह चुके थे। कड़क आवाज, लेकिन सोच में गहराई। उन्हें मैदानों की मिट्टी से डर नहीं लगता था, पर अकादमी में कदम रखते ही उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। नेट्स की दिशा में हवा हमेशा ठंडी थी और लाइट का एक कोना आज भी झिलमिला रहा था। वहीं राजदीप सर ने पुराने स्टोर रूम की सफाई शुरू करवाई। धूल से सने किट्स, टूटे हुए स्टंप्स और एक बक्सा मिला जिसमें पुरानी गेंदें रखी थीं। एक गेंद बाकी सबसे अलग थी, गहरी लाल, पर उस पर हल्का काला धब्बा, और उस पर उकेरा हुआ था एके अयान कपूर। राजदीप ने उसे हाथ में लिया तो अचानक कमरे की लाइट चली गई। खिड़की अपने आप बंद हुई और किसी की धीमी आवाज आई, तेज डाल। गेंद उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरी और अपने आप लुढ़कती हुई नेट्स की तरफ चली गई। राजदीप ने उसी वक्त समझ लिया, ये मैदान अब सिर्फ खेल के लिए नहीं रह गया है। अकादमी दोबारा खुली। नए खिलाड़ियों में एक नाम सबसे आगे था, विक्रम पवार, 16 साल का स्पिनर। उसे पुराने नेट में प्रैक्टिस करने की परमिशन मिल गई, क्योंकि बाकी कोई उस तरफ नहीं जाता था। वो रोज अकेला गेंद फेंकता और बॉल वापस फेंकने वाला कोई नहीं होता। लेकिन तीसरे दिन कुछ बदला। तीसरे दिन वो जब गेंद फेंककर झुका तो दूसरी तरफ से किसी ने बॉल वापस फेंकी, सटीक लाइन और लेंथ पर। विक्रम ने हैरान होकर देखा, पर पूरा नेट खाली था। वो हंसा, उसे लगा शायद कोच देख रहे हैं, पर तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, तेज डाल। विक्रम पलटा, पर कोई नहीं था। उसके बाद अगले दिन राजदीप सर को पुराने सीसीटीवी रूम की चाबी मिली। उन्होंने रात को कैमरा ऑन किया और 9:16 पर वही हुआ। विक्रम बॉल फेंक रहा था और उसके पीछे 2 साए दिख रहे थे, एक रंजीत का, एक अयान का। दोनों नेट्स के दूसरे छोर पर खड़े थे और कैमरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। राजदीप ने फ्रेम रोका। उनकी गर्दन के पीछे ठंडक दौड़ गई। उन्होंने स्क्रीन पर झूम किया। रंजीत के होंठ हिल रहे थे। उन्होंने पढ़ने की कोशिश की। तीसरा पूरा करो। अगले दिन राजदीप ने चौकीदार बब्बन से पूछा,
रमेश पाटिल की असली कहानी क्या थी? बब्बन ने थूक निगलते हुए कहा, साहब, रमेश सिर्फ ग्राउंड्समैन नहीं था, वो एक तांत्रिक खिलाड़ी भी था। कहता था, खेल और आत्मा में कोई फर्क नहीं, जिसने मैदान जीत लिया उसने मौत भी जीत ली। तब राजदीप ने कहा, क्या मतलब? तब बब्बन ने कहा, उसने अपने आखिरी ओवर में अपनी आत्मा गेंद में बांध दी थी ताकि वो हमेशा खेलता रहे, लेकिन जब वो मर गया तो वो आत्मा वहीं फंस गई। हर नया खिलाड़ी जो उस नेट में बॉल फेंकता है वो उसकी जगह ले लेता है। उसकी बात सुनकर राजदीप के होंठ सूख गए। उसने कहा, मतलब रंजीत और अयान? बब्बन ने सिर झुका लिया। अब वो रमेश के खेल का हिस्सा हैं। अगली शाम रात के 9:16 पर विक्रम नेट्स में अकेला था। लाइटें धीमी हुईं। कहीं दूर से क्रिकेट की आवाज गूंजी, अपना रन अप ले। विक्रम ने देखा, 2 लड़के नेट्स के अंदर थे। उनकी आंखें सफेद, शरीर मिट्टी से सना हुआ। वो दोनों लड़के रंजीत और अयान थे। वो दोनों मुस्कुरा रहे थे। अयान ने कहा, तीसरा तू है। विक्रम पीछे हटने लगा, पर पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया, एक बर्फीला हाथ। और तभी पीछे से आवाज आई, अब खेल पूरा होगा। विक्रम चिल्लाया, पर आवाज बाहर नहीं निकली। लाइटें बंद हुईं और फिर सब शांत। सुबह मैदान खाली था। विक्रम का बैग पड़ा था और गेंद बीच नेट में घूम रही थी। राजदीप सर ने बॉल उठाई। उस पर 3 नाम खुदे थे, RS, AK, VP। उन्होंने उसी वक्त अकादमी बंद करने का फैसला किया। पर जब वो बाहर निकले तो दीवार पर बड़ा सा लिखा था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। वो भागकर अंदर गए। अगले दिन राजदीप को एक पुराना रिकॉर्ड मिला। रमेश पाटिल की कब्र अकादमी के पीछे ही थी, जहां अब नया नेट बनाया गया था। उन्होंने वहां खुदाई करवाई। नीचे से टूटा हुआ विकेट, पुरानी जर्सी और एक कंकाल के हाथ में बॉल मिली। वो बॉल वही थी, 3 नामों वाली। जैसे ही उन्होंने बॉल जमीन पर रखी, वैसे ही हवा का झोंका चला और नेट अपने आप हिलने लगा। और तभी कहीं से वही आवाज आई, अब चौथा चाहिए। उसी रात को CCTV में दिखा, 3 साए नेट्स में बॉलिंग कर रहे थे, रंजीत, अयान और विक्रम, तीनों एक साथ। और चौथा नेट खाली था। बस एक बॉल वहीं रखी थी जो हिल रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। और इसके बाद स्क्रीन ब्लैक ही गई और उस ब्लैक स्क्रीन पर एक वार्ड दिखा, नेक्स्ट प्लेयर लोडिंग। इसके 2 दिन बाद रात के 2 बजे का वक्त था। वेस्ट कोस्ट क्रिकेट अकादमी पूरी तरह बंद थी, लेकिन मैदान के पीछे हवा में एक अजीब सरसराहट थी, जैसे कोई प्रैक्टिस चल रही हो। कोच राजदीप चौहान अब सो नहीं पाते थे। हर रात 9 बजे पर अकादमी की पुरानी लाइट अपने आप जल उठती थी और CCTV में वही नज़ारा होता था, 3 साए बॉलिंग करते हुए, नेट्स हिलते हुए और चौथा नेट खाली। राजदीप जानते थे, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो अगला नाम उसी बॉल पर उनका होगा। अगले दिन राजदीप ने अपने पुराने साथी संदीप नागर से संपर्क किया, जो अब स्पोर्ट्स पैरानॉर्मल यूनिट में था, एक ऐसी टीम जो अंधविश्वास नहीं पर मैदानों की आत्माओं पर रिसर्च करती थी। संदीप ने बॉल देखकर कहा, 3 आत्माएं एक ही ओवर में बंधी हैं। अगर चौथा डाल दिया गया तो श्राप पूरा हो जाएगा, फिर मैदान की हर गेंद एक जिंदा आत्मा होगी। राजदीप ने पूछा, इसे तोड़ा कैसे जाए? संदीप बोला, जिसने खेल शुरू किया था, रमेश पाटिल, उसकी आत्मा को शांति दिलानी होगी। पर ध्यान रहे, वो अब खेल नहीं खेलता, वो शिकार करता है। उस रात राजदीप अकेले मैदान पहुंचे। हाथ में वही बॉल थी। जैसे ही उन्होंने उसे विकेट के पास रखा, लाइटें जल उठीं, नेट्स अपने आप हिलने लगे। तीनों साए, रंजीत, अयान और विक्रम, सामने आ गए। उनकी आंखें अब लाल थीं और उनके चेहरों पर कोई पहचान नहीं बची थी। राजदीप ने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं। रंजीत बोला, अब बहुत देर हो चुकी कोच, खेल खत्म नहीं होता, बस खिलाड़ी बदलते हैं। लेकिन फिर हवा में धुंध गहराने लगी और धुंध से एक चौथा चेहरा उभरा, रमेश पाटिल। उसका शरीर आधा सड़ा हुआ, आंखें पूरी सफेद। वो बॉल की तरफ बढ़ा और बोला, मैंने कहा था खेल चलता रहेगा। राजदीप ने साहस जुटाकर कहा, तूने खुद को इस मैदान में बांध लिया था रमेश, क्यों?
रमेश की आवाज गूंजी। क्योंकि मैं हार नहीं मान सकता था। लोगों ने कहा मैं बॉलर नहीं, धोखेबाज हूं। तो मैंने मौत से भी मुकाबला करने की कसम खाई। हर वो लड़का जो गेंद फेंकता है उसमें मेरा हिस्सा समा जाता है। हर विकेट मेरा है। रंजीत, अयान और विक्रम उसके पीछे खड़े थे, जैसे बिना इच्छा के गुलाम। राजदीप ने बॉल को जमीन पर रखा और जोर से कहा, अब ये खेल यहीं खत्म होगा। उन्होंने जमीन में नमक और कपूर जलाया, एक तांत्रिक उपाय जो संदीप ने बताया था। रमेश चिल्लाया, अगर खेल रोक दिया तो मैदान जलेगा। उसके इतना कहते ही पूरा ग्राउंड कांपने लगा। नेट्स फटने लगे, लाइट्स फूटने लगीं और हवा में उड़ी मिट्टी से बॉल ऊपर उछली। रंजीत ने कहा, सर इसे कैच मत कीजिए। लेकिन राजदीप ने हाथ बढ़ाया और जैसे ही बॉल पकड़ी उनकी आंखें पलट गईं। वो मैदान में गिर पड़े और उसी वक्त आवाज आई, अब चौथा पूरा हुआ। अगली सुबह पुलिस आई। पूरा मैदान बिखरा पड़ा था, नेट्स फटे हुए, लाइटें जली हुईं और बीच में राजदीप सर की डेड बॉडी। उनके हाथ में वही बॉल थी जिस पर अब 4 नाम खुदे थे। RS, AK, VP, RC। संदीप नागर ने वो बॉल उठाई और सील कर दी। फाइल में लिखा गया, क्रिकेट स्पिरिट केस 916, स्टेटस अनरिजॉल्व्ड। इसके बाद वो स्टेडियम बंद कर दिया गया। लेकिन फिर 3 महीने बाद अकादमी को अब वेस्ट कोस्ट स्पोर्ट्स अरीना के नाम से फिर से खोला गया। नए बच्चे आए, नई लाइटें लगीं, सब नया। लेकिन हर शाम ठीक 9:16 पर एक बॉल नेट से टकराने की आवाज आती थी। कोई नहीं जानता था कौन फेंकता है, पर गार्ड कहता था, अगर तुम गौर से देखो तो चौथे नेट में एक कोच खड़ा दिखेगा जो अब भी एक और डाल कह रहा होता है। CCTV का आखिरी फुटेज 4 साए बॉलिंग कर रहे हैं। नेट्स के ऊपर लिखा है, द गेम नेवर एंड्स। बस उस दिन से जो भी लड़का उस मैदान में रात को प्रैक्टिस करने जाता है उसे पिच से आती हल्की गेंद टकराने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी वहां आखिरी ओवर खेल रहा हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अपना नाम और पता भी कमेंट कर दें, जिससे मैं आपका नाम हर सोमवार वाली वीडियो में ले सकूं। और आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की कहानियां आती रहती हैं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। मेरे चैनल पर इसी तरह की और भी दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जाकर ज़रूर सुनें। मुझे और इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरी कहानी पर।